नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुट गए हैं और आज यूपी के गाजीपुर और जौनपुर में सीएम भूपेश बघेल का चुनावी दौरा है। मुख्यमंत्री आज से 5 मार्च तक होने वाले विधानसभा चुनाव में आखिरी प्रचार तक यूपी में ही रहेंगे और कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए अलग अलग जिलों में चुनाव प्रचार करेंगे। गौरतलब है कि यूपी में विधानसभा चुनाव के 5 चरणों के मतदान हो चुके हैं, जबकि 2 चरणों की वोटिंग अभी बाकी है, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी के लिए मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री मंगलवार रात 8:30 बजे बनारस के लिए रवाना हुए और आज ताबड़तोड़ चुनावी रैली में व्यस्त हैं। बात करेंगे झीरम घाटी हत्याकांड के मुदलियार मामले में। आज बिलासपुर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की एजेंसी किसी भी जांच के लिए स्वतंत्र है। वहीं कोर्ट ने झीरम घाटी हत्याकांड की जांच कर रही एनआईए की याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले हाईकोर्ट ने 9 फरवरी को सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि 25 मई 2013 को झीरम घाटी हत्याकांड में कांग्रेस नेता उदय मुदलियार समेत दर्जनों नेताओं ने अपनी जान गंवाई थी। मुदलियार के बेटे जितेंद्र मुदलियार ने दरभा थाने में 2020 में एक नई एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें 302 हत्या और 120 बी राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र का अपराध दर्ज कर मांग की थी कि राज्य शासन के अधीन जांच एजेंसी इसकी जांच करे। दरभा थाने में दर्ज नई एफआईआर को चुनौती देते हुए एनआईए ने विशेष अदालत में याचिका लगाई थी, जो खारिज हो गई। इसके बाद एनआईए ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। झीरम कांड के मुदलियार मामले में हाई कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद झीरम का सच सामने आने की संभावना बढ़ गई है। बीजेपी एनआईए के जरिए इसमें अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी घटना का सच सामने आने नहीं देना चाहती। झीरम के पीछे का जो राजनीतिक षड्यंत्र, उसकी जांच के लिए कांग्रेस पार्टी ने एसआईटी का गठन किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कि झीरम का षड्यंत्र सामने आए। इसीलिए एनआईए के माध्यम से उसमें अवरोध पैदा किया गया था। एनआईए झीरम की जांच की फाइल राज्य सरकार को वापस नहीं कर रही थी, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद झीरम का सच एक बार फिर सामने आने की संभावनाएं प्रबल हो गई है। अब जाँच होगी और जो असली दोषी हैं वे सलाखों के पीछे जाएंगे। वहीं झीरम कांड में कोर्ट के फैसले का बीजेपी ने भी स्वागत किया, साथ ही कांग्रेस पर निशाना भी साधा। बीजेपी नेता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस को अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। कांग्रेस जांच एजेंसी पर उंगली उठाने का काम करती है। सभी को जांच एजेंसियों का सम्मान करना चाहिए। सच सामने आना चाहिए, क्योंकि तात्कालिक समय में झीरम घटना के बाद जिन पर उंगलियां उठी हैं वो प्रदेश की जनता बेहतर तरीके से समझती है। और कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल जी इस बात को कहते थे कि झीरम का सबूत मेरे जेब पर है, लेकिन 3 साल से वो सबूत बाहर नहीं आ रहा है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाएं जो भी हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे एनआईए हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, सब पर विश्वास करती है। लेकिन कांग्रेस का चरित्र दूसरा है। जहां फायदा होता है वो विश्वास करते हैं, लेकिन जहां उनके खिलाफ में कोई आदेश आता है तो वो उस पर उंगली उठाने की कोशिश करते हैं। एनआईए ने अपनी एक आपत्ति दर्ज करी थी। यदि हाईकोर्ट को लगा कि कोई दूसरी एजेंसी बननी चाहिए, हाईकोर्ट ने अपना डायरेक्शन दिया है। मुझे लगता है कि इस पर सही प्रतिक्रिया और आने वाले समय में क्या कदम होंगे ये एनआईए ही बेहतर तरीके से बता सकती है। तो वहीं राजनांदगांव से बड़ी खबर है, जहां झीरम मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद बयान आया। युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार का बयान, जहां अब जागी न्याय की उम्मीद, षड्यंत्र का होगा खुलासा। एनआईए की आपत्ति से नहीं हो पा रही थी निष्पक्ष जांच। 25 मई 2020 को जितेंद्र मुदलियार ने कराया था एफआईआर। जितेंद्र मुदलियार ने बस्तर में कराया था एफआईआर। तो झीरम मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद बयान आया है। युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार का बयान, अब जागी न्याय की उम्मीद, षड्यंत्र का खुलासा होगा। एनआईए की आपत्ति से
निष्पक्ष जांच नहीं हो पा रही थी। 25 मई 2020 को जितेंद्र मुदलियार ने एफआईआर कराया था। जितेंद्र मुदलियार ने बस्तर में एफआईआर दर्ज करवाई थी। तो अब इनका यही कहना है कि अब उनको न्याय की उम्मीद जगी है। जो षड्यंत्र रचा गया था इसका खुलासा होगा। एनआईए की आपत्ति के चलते जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब ये उम्मीद है कि जो जांच है वो निष्पक्ष तरीके से होगी और जो षड्यंत्र था उसका खुलासा होगा। 25 मई 2020 को जितेंद्र मुदलियार ने एफआईआर कराया था। बस्तर में ये एफआईआर कराई गई थी। तो झीरम कांड पर हाईकोर्ट का फैसला। बीजेपी ने किया कोर्ट के फैसले का स्वागत। कांग्रेस को अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। जांच एजेंसियों पर उंगली उठाना कांग्रेस का काम। सभी को जांच एजेंसियों का सम्मान करना चाहिए। एक तरफ ये खबर है तो वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि 25 मई 2020 को जितेंद्र मुदलियार ने एफआईआर कराया था और बस्तर में ये एफआईआर कराई गई थी। राजनांदगांव से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर झीरम मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये बयान सामने आया है। तो 25 मई 2013 को दरभा की झीरम घाटी में नक्सली हमला हुआ था। 29 लोगों के कांग्रेस नेता थे। 29 लोगों की हत्या कर दी गई थी। और आपको बता दें कि बीजेपी सरकार ने तत्कालीन बीजेपी सरकार ने एनआईए को जांच सौंपी थी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पंकज गुप्ते जुड़ गए हैं। पंकज, देखा जा रहा है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब जो युवा आयोग के अध्यक्ष हैं जितेंद्र मुदलियार, उनका बयान भी सामने आया है। पूरी जानकारी क्या है? आपको बताना चाहूंगा कि झीरम घाटी घटना घटी थी, उसके बाद से लगातार राज्य शासन ने तत्काल एक आयोग बनाया था। आयोग में भी लगातार सुनवाई चली है और पंकज, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। जी, आप अपनी बात पूरी करें पंकज। जी, आपको बताना चाहूंगा कि जैसे 25 मई 2013 को झीरम घाटी घटना घटी, उसके बाद से करीब 3 महीने बाद में ही झीरम घाटी आयोग का भी गठन किया गया था, जिसमें जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा जो बिलासपुर में एक विशेष आयोग में लगातार सुनवाई कर रहे थे। इस बीच में आयोग में लगातार सुनवाई कर रहे थे। इस बीच में जो पूरा फैसला उन्होंने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बाद में जब झीरम घाटी को लेकर के दरभा थाने में जो उदय मुदलियार के पुत्र है जितेंद्र मुदलियार, उन्होंने 2020 में एक अलग से एफआईआर दर्ज करवाया, जिसमें कहा गया कि इसमें हत्या और साथ साथ जो राजनीतिक षड्यंत्र हुई है उसकी जांच नहीं हुई है। जबकि एनआईए ने इस मामले को लेकर के कई बार इसमें जांच किया था और उस जांच के बाद में जब जितेंद्र मुदलियार को जो एफआईआर दर्ज किया गया उसको चुनौती देते हुए उन्होंने विशेष न्यायालय जो जगदलपुर में है वहां पर एक चुनौती दी थी। उस चुनौती जो देने वाली याचिका है उसको विशेष न्यायालय ने खारिज कर दिया था। बाद में एनआईए ने हाई कोर्ट की शरण ली। वहां पर बोला गया कि हमने शुरुआत से ही इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन किया है, अगर किसी को और भी इन्वेस्टिगेशन कराना है तो एनआईए द्वारा इसमें करने में सक्षम है। तो कुल मिलाकर इस मामले पर जो दोनों पक्षों का बहस चला लंबे समय तक, उसमें हाईकोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। आज हाईकोर्ट जस्टिस आरसीएस सामंत के सिंगल बेंच में एक फैसला आया जिसमें एनआईए की जो अपील है उसको खारिज कर दी गई है। इससे माना जा सकता है जो राज्य शासन के द्वारा जितेंद्र मुदलियार जो राज्य शासन की एजेंसी है उससे जांच करवाना चाहते हैं, उसका रास्ता साफ हो गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए पंकज। तो इस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है और अब निष्पक्ष जांच की उम्मीद भी जताई जा रही है पूरे मामले में। तो 25 मई 2020 को एफआईआर दर्ज कराई गई थी और अब देखना यह होगा कि जांच के बाद किस तरीके के परिणाम सामने आते हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रेडी टू ईट मामले में स्टे पर होने वाली फाइनल हियरिंग 21 मार्च के लिए बढ़ा दी है। जनवरी में हाई कोर्ट द्वारा शासन के आदेश पर लगाई गई अंतरिम रोक 21 फरवरी तक बरकरार रहेगी। जनवरी में हाई कोर्ट ने राज्य शासन के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई थी, जो कि 21 फरवरी तक बरकरार रखने के लिए बात कही गई थी। रेडी टू ईट को सेंट्रलाइज्ड किए जाने के मामले में राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ महिला समूहों ने कई याचिकाएं लगाई हैं। महिला समूहों ने कहा कि ऑटोमेटिक मशीनों से रेडी टू ईट बनाए जाने से स्व सहायता समूहों की महिलाओं और उनके परिवार को काफी नुकसान हुआ है।
और अब बात परीक्षा की घड़ी की, जहां छत्तीसगढ़ में आज से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। बोर्ड परीक्षा की शुरुआत 12वीं बोर्ड के एग्जाम से हुई। आज एग्जाम देकर परीक्षा हॉल से बाहर निकले छात्र काफी खुश नजर आए और पेपर को काफी अच्छा भी बताया। 3 मार्च से 10वीं की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी, यानी कि कल से एग्जाम शुरू होने वाले हैं। इस एग्जाम में 6,73,000 छात्र शामिल होंगे और इस बार होम सेंटर पर ही सभी परीक्षाएं हो रही हैं, यानी कि छात्र जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसी स्कूल में उनके एग्जाम लिए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल के बाद पहली बार तो कोरोना संक्रमण काल के बाद पहली बार ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित की जा रही है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने खास तैयारी की है। अंदरूनी और ग्रामीण इलाकों में नकल रोकने के लिए उड़न दस्ते भी बनाए गए हैं। प्राइवेट स्कूलों में भी नकल रोकने के लिए खास व्यवस्था की गई है। संक्रमण को देखते हुए परीक्षा देने के लिए 2 असाइनमेंट जमा करने की बाध्यता भी खत्म कर दी गई है। और ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर आप देख पाएंगे कि तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच में बच्चे पहुंचे एग्जाम देने के लिए और काफी खुश सभी बच्चे नजर आए हैं। जहां रायपुर, कवर्धा, कोरबा, बेमेतरा, बालोद और बलौदाबाजार, ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां बच्चे हॉल में बैठकर एग्जाम दे रहे हैं और जब एग्जाम देकर बाहर निकले तो काफी खुश सभी बच्चे नजर आए। बात करेंगे बलरामपुर जिले में भी आज से हायर सेकेंडरी की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हुई। जिले भर में 178 परीक्षा केंद्रों पर 7,996 नियमित और 316 स्वतंत्र छात्र छात्राओं ने परीक्षा दिया। जहां छात्र छात्राओं ने बताया कि पेपर अच्छा गया है, वहीं स्कूल प्रबंधन को कोरोना के दौरान छात्र छात्राओं के स्कूल में कम आने की वजह से बच्चों के रिजल्ट को लेकर थोड़ी चिंता भी सता रही है। पकड़ रहे और आज हिंदी विषय था। 2 साल के बाद पेपर हुआ तो बहुत ही अच्छा लगा और अच्छा तरीक़ा से पेपर लिखे हम लोग। अच्छा गया है हम लोग का एग्ज़ाम और 2 साल के बाद एग्ज़ाम हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सबको। कि जिला प्रशासन की जैसी मंशा थी उस हिसाब से पूरी अपन लोगों ने तैयारी कराने का प्रयास किया, लेकिन बच्चों में थोड़ा सा उपस्थिति बीच में डिस्टर्ब था। जैसे ही ये बीच में भी चूँकि कोरोना के चलते लॉकडाउन हो गया था, ऑनलाइन की व्यवस्था थी, फिर इसके बाद समझिए ऑफलाइन क्लास शुरू हुए और जितना हो सका है अधिक से अधिक अपन लोगों ने प्रयास किया है कि बच्चे अच्छे रिस्पांस, अच्छे रिजल्ट हासिल कर लें। केंद्र सरकार के ऑपरेशन गंगा के तहत आज छत्तीसगढ़ के करीब 1 दर्जन स्टूडेंट भी यूक्रेन से दिल्ली लौटे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अफसर भी एयरपोर्ट पहुंचे और स्टूडेंट्स की हर संभव मदद करने की कोशिश की और छत्तीसगढ़ भेजने के माकूल इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान स्टूडेंट्स ने बताया कि उन्हें यूक्रेन में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन सरकार की कोशिशों से वे सुरक्षित आज अपने वतन लौट सके हैं। इस वक्त मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे हूं और दिल्ली एयरपोर्ट पर छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए कई जो स्टूडेंट हैं वो आप पहुंचे हैं यहाँ पर। कुछ बच्चों से भी बात करते हैं। ये बताइए कि आप लोग जिस तरह से हालात में आप लोग वहाँ पे थे, अब यहाँ पे आए हैं, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? जी, हालात तो बहुत ख़राब थे और हम जहाँ पे थे वो सेफ था क्योंकि हम वेस्टर्न बॉर्डर में थे, बट वो ऑलरेडी वेस्टर्न बॉर्डर में भी अभी भी इन्वेजन चालू हो सकता है, कभी भी हो सकता है और बॉर्डर में भी बहुत टेंशन है। तो मतलब ये है कि जो बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं, जो मेन सिटीज़ में फंसे हुए हैं, वो उन लोगों को जल्दी निकलवाना चाहिए क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा बंकर में रह रहे हैं। लोग 4-4 दिन से 5-5 दिन से खाना नहीं मिल रहा है उनको, उनकी अब हालत बहुत ख़राब है। तो और वहाँ पे से बच्चों को एयरलिफ्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे बॉम्ब हो रहा है, बॉम्ब ब्लास्टिंग हो रहा है। जो भी वहाँ हालात है वहाँ कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी बदतर से बदतर हो सकता है। तो जो ईस्टर्न पार्ट है यूक्रेन का, वहाँ से पहले निकालना ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि वेस्टर्न साइड अभी भी थोड़ी सेफ है। आप लोग जब कहीं पे होंगे जहाँ पे जिस स्थान पे सुरक्षित होंगे, घर वालों को बता रहे होंगे लेकिन घर वाले विश्वास नहीं कर रहे होंगे, आज पहुँचने के बाद आप लोग परिवार से बातचीत कर रहे होंगे, आपके घर वालों की क्या प्रतिक्रिया है और क्या कितना जल्द से जल्द आप लोग मिलने की उत्सुकता परिवार वालों के साथ है? ऐसा है कि परिवार वाले भी अपने आंसू छुपा के रखे थे अभी तक के, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि हम बाहर आ चुके उस जगह से, तो बिल्कुल वो उनके आंसू रुक ही नहीं रहे अब तो। और ऐसा है कि मेरे दोनों वर्किंग पेरेंट्स हैं, दोनों वेट कर रहे हैं घर पे कि कब बच्चा आए और कब हम उनसे मिलने जाएं।
बहुत ज़्यादा इमोशनल है सब कुछ। काफी आप लोग के दोस्त हैं, मित्र हैं जो अभी भी वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करती हूँ एम्बेसी जैसे हमें यहाँ से जल्द निकालिए एज ए वेस्टर्न पार्ट से, मैं सिर्फ यही विश करती हूँ कि उन्हें भी जल्द से जल्द निकाले, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ जो मैं कीव में जाके स्टक हो चुकी थी। बहुत मुश्किल हुआ वहाँ पे, मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि कंडीशन क्या है। और आप सब देख ही रहे होंगे न्यूज़ वगैरह में, आप सबको पता चल रहा है मीडिया से कि क्या हो रहा है एक्चुअली वहाँ पे। जो उसे पता चल रहा है उससे भी कई जगह ऐसी हालात है कि हमें पता नहीं, बंकर्स पे रखा गया, एम्बेसी के पास भी बच्चे सेफ है, बट फिर भी उन्हें जल्दी निकाला जाए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वही जल्दी यहाँ से निकाला जाए जल्द से जल्द। चलिए, आप सबों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने सुरक्षित अपने घर पहुंचे, सारे सामान लेकर अब यहाँ पे पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी जो है छत्तीसगढ़ भवन के यहाँ पे लगातार इन लोगों के लिए मदद कर रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जांजगीर चांपा में चाकूबाजी की वारदात सामने आई है और इस मामले में 3 युवक घायल हो गए। मामला सक्ती थाना क्षेत्र के बुधवारी बाजार का है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें जमकर चाकूबाजी हुई। चाकूबाजी की इस वारदात में 3 युवक घायल हो गए, जिनमें से एक युवक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। घायल युवकों को सक्ती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए भर्ती किया गया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में चाकूबाजी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। पुलिस प्रशासन की तमाम सख्ती का चाकूबाजी की वारदात पर असर नहीं पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में नशे के अवैध कारोबार को लेकर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। लगातार एक के बाद एक नशे के तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं। प्रदेश में 3 जिलों में कोंडागांव, बलौदाबाजार और धमतरी में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई में करीब 2.5 करोड़ का गांजा जब्त किया गया है। सबसे बड़ी कार्रवाई कोंडागांव में हुई, जहां पुलिस ने 2 करोड़ 10 लाख के गांजे के साथ ही 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, तो वहीं एक गाड़ी जब्त की है। वहीं दूसरी बड़ी कार्रवाई बलौदाबाजार में हुई है, जहां पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से करीब 1 क्विंटल गांजा और 4.5 लाख कैश के साथ ही 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं धमतरी में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक तस्कर, एक कार के साथ ही 17,40,000 का गांजा जब्त किया है। महासमुंद जिले और ओडिशा से सटे नुआपड़ा जिले में सुनसुनिया के पास एक सड़क हादसा पेश हुआ। सड़क हादसा सामने आया है। यहां तेज रफ्तार ऑल्टो कार सड़क से उतर गई और पेड़ से जा टकराई, जिसमें एक बच्ची और महिला सहित कुल 6 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले सभी लोग छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बसना थाना क्षेत्र के ग्राम रसोड़ा के रहने वाले हैं। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि कार सवार सभी लोग एक शादी समारोह में शामिल होने सिंधी केला जा रहे थे और खबर मिलते ही पुलिस पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महासमुंद के नेशनल हाईवे 53 में तोरला पड़ाव के पास देर रात सड़क हादसा हुआ, जिसमें 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तीनों युवक बाइक पर सवार थे और बाइक की स्पीड इतनी तेज थी कि हाईवे पर खड़ी ट्रेलर में जा घुसी। पुलिस ने हादसे की सूचना के बाद तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रेलर को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने बताया कि तीनों युवक 20 से 22 साल की उम्र के थे और तीनों ने शराब पी रखी थी। और चलिए अब देखते हैं भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं। 6वें चरण के चुनाव का प्रचार कल समाप्त हो गया। 3 तारीख यानी कल मतदान होगा। 5 चरण के हो चुके, 6वें चरण का कल होना है। 7 चरण में पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव और उसके साथ साथ 5 राज्यों के भी चुनाव, उत्तर प्रदेश के साथ 4, जिसमें उत्तराखंड और गोवा में भाजपा की सरकार थी, अब आगे नहीं रहेगी। तय कर दिया वहां की जनता ने। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी तो कभी था ही नहीं, अकाली दल के साथ चुनाव लड़ते थे,
अब उनका भी साथ छूट गया। उत्तर प्रदेश में बहुत इन्होंने कोशिश की कि जाति और धर्म के आधार पर राजनीति हो, यहां वोट उसी आधार पर पड़े। लेकिन साथियों, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जनता अपने समय के सवालों के उत्तर देना जानती है। अभी जो सवाल है वो किसानों का सवाल है। आज गेहूं आप 1400 रुपये में बेचने के लिए बाध्य हैं, धान आप 1100-1200 रुपये में बेचने में बाध्य हैं, गन्ना फैक्ट्री बंद है, कताई मिल बंद है, नौजवानों को रोजगार का अवसर नहीं है, महंगाई चरम पे है, गैस सिलेंडर तो बांट दिया, अब भरवाना मुश्किल है। पहले 400 रुपया था तो गैस सिलेंडर खूब बांटे, अब अपने उद्योगपति साथियों को फायदा पहुंचाने के लिए 1000 रुपया हो गया, अब कोई गैस सिलेंडर उपयोग नहीं करता। सवाल गृहिणियों का है, सवाल नौजवानों को रोजगार का है, सवाल किसानों के दाम का है। आदरणीय साथियों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कहती हम किसानों को दाम देंगे। धान का समर्थन मूल्य तो घोषित है, गेहूं का समर्थन मूल्य तो घोषित है, खरीदने की व्यवस्था नहीं है। अब बुलडोजर नाथ को बुलडोजर चलाने से फुर्सत मिले तब न गेहूं और धान खरीदी करेंगे। प्रधानमंत्री जी आए हैं, इसी जिले में भी आएंगे। उन्होंने 2022 में किसानों की आय दुगुनी करने की बात कही थी। आदरणीय साथियों, धान का कीमत आधा में बेच रहे हैं, गेहूं आप पौने में बेच रहे हैं, आय कैसे दुगुनी होगी? कौन सा गणित है भाई? हमको भी समझाओ कि कीमत आधा हो और आय दुगुनी। खाद मिल नहीं रहा है, डीएपी आप ब्लैक में खरीद रहे हैं, यूरिया आप ब्लैक में खरीद रहे हैं, डीजल का भाव आसमान छू रहा है, ट्रैक्टर का किराया महंगा हो गया है, खेती करना महंगा हो गया है, कीमत आधा हो गया है, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं आय दुगुनी होगी। अब मुझे कोई समझाए कैसे आय दुगुनी होगी? ये नौजवान लड़के सब खड़े हैं, बैठे हैं। माँ बाप इसलिए पढ़ाई कराते हैं कि पढ़ लिख के कहीं छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, मास्टर की नौकरी मिल जाए, हॉस्पिटल में छोटे मोटे क्लर्क की नौकरी मिल जाए, रेलवे में कुछ ग्रेड 3 ग्रेड 4 में भर्ती हो जाए। रेलवे की भर्ती हुई 2019 की परीक्षा अभी 2022 में, वो भी प्रयास